अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम केमिस्ट्री के बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर, और उसमें हमने हाइड्रोजन का मास भी कैलकुलेट किया था और ये भी प्रूव किया था कि 1 AMU 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल कैसे होता है। ठीक है, अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेबल है जो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ, उसको ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप अपने पेपर पे आप इसको यूँ लिख लें कि यहाँ पे बेसिस लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर लिख लें एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको रट्टा लगाने वाली चीज़ थी, तो इसको अभी लिख लें कि आइसोटॉप्स के बारे में बताने लगा हूँ कि मोनो आइसोटॉपिक कौन से हैं, डाई आइसोटॉपिक कौन से हैं। और खुदारा बच्चों, इंटरनेट पे सर्च करने मत जाया करें, वहाँ पर रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल और नेचुरल तीनों एक जगह पे दिखा दिए जाते हैं। हमने अपने कॉन्टेक्स्ट, अपनी बुक के हिसाब से चलना होता है पुत्र। आप सब जब जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इनका आंसर और आना है। मुझे उस दिन बच्चे इंटरनेट से पिक्चर सेंड कर रहे हैं, सर इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। बेटा, जो लिखवाए जा रहे हैं उतने ही हैं। ठीक है, तो पहले आता है मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट, कितने, जिनके आइसोटॉप कितने हो 1। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है। अब आप बोलेंगे सर आयोडीन के तो हमने 2 पढ़े हुए हैं। भाई, एक आर्टिफिशियल है, एक नेचुरल है, हम नेचुरल की बात करें। आर्सेनिक आता है, ठीक है, और गोल्ड आता है, और सोडियम आता है। ठीक है, देन आता है आपके पास डाई आइसोटॉपिक, डाई आइसोटॉपिक, डाई आइसोटॉपिक। देन हमारे पास आया डाई आइसोटॉपिक। ठीक है, डाई आइसोटॉपिक में कितने होते हैं, 2। ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे आपके पास बिस्मथ, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास होते हैं ट्राई आइसोटॉपिक, यानी कितने होंगे उसमें, 3 आइसोटॉप्स। वो कौन कौन से होते हैं यार, ये तो आप लोगों को आने चाहिए। कार्बन है, हाइड्रोजन के भी 3 है, ऑक्सीजन के भी 3 है, नाइट्रोजन के भी 3 है, नियॉन के भी 3 है। ये तो सारे आपको आने चाहिए, रट्टे होने चाहिए, ये तो हम पढ़ इतनी दफ़ा चुके हैं। अच्छा, 4 में कौन सा आता है, टेट्रा आइसोटॉपिक। क्या नाम है, टेट्रा आइसोटॉपिक। टेट्रा वर्ड शो कर रहा है, कितने आइसोटॉप होंगे, 4। ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट हमने अपनी बुक में पढ़ा है। असल में ये बुक में से ही है, अलग अलग जगह पे बुक में लिखे हुए हैं, आपको एक जगह पे कंपाइल करके बताए जा रहे हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। टेट्रा आइसोटॉपिक कौन सा होता है हमारे पास, सल्फर इज अ टेट्रा आइसोटॉपिक एलिमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखें तो हमारे पास आगे आता है पेंटा आइसोटॉपिक। क्या नाम है, पेंटा आइसोटॉपिक। पेंटा वर्ड शो कर रहा है, कितने आइसोटॉप्स होंगे, 5। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आएगी, निकल की। ठीक है, पेंटा आइसोटॉपिक कौन सा है बच्चों, निकल है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेक्सा आइसोटॉपिक। जी बिल्कुल, हेक्सा आइसोटॉपिक, हेक्सा आइसोटॉपिक, हेक्सा आइसोटॉपिक। कितने आइसोटॉप्स, 6 आइसोटॉप। 6 आइसोटॉप वाला कौन कौन सा है, कैल्शियम है एंड प्लाडियम है। कैल्शियम और क्या है साथ में बच्चों, प्लाडियम। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है हमारे पास 7 नंबर पे आपके पास आता है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूं। 7 पे आपके पास आ जाता है नोना या नैनो। ठीक है, इसको नोना भी पढ़ सकते हैं, नैनो आइसोटॉपिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितने आइसोटॉप्स, 9। ठीक है, 9 आइसोटॉप्स, और इसकी सिर्फ एक ही एग्जांपल आपके पास है कि कैडमियम। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आ जाता है 8 नंबर पे अनडेका। डेका नहीं हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, अनडेका आइसोटॉपिक। कितने आइसोटॉप होंगे इसके, 11 आइसोटॉप वाला आपके पास सिर्फ एक है, 10 SN 10 का सैंपल होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट लिख लेते हैं 9 नंबर पे,
वो कौन सा है हमारे पास, हेक्साडेका। हेक्सा वर्ड क्या शो कर रहा है, 6 को, डेका क्या शो कर रहा है, 10 को। हेक्साडेका आइसोटॉपिक क्या बना बच्चों, 6 एंड 10, 61 नहीं बेटा 16 आइसोटॉप्स किसके होते हैं, वो हमारे पास है सिल्वर। अच्छा, अब इसको याद करने के लिए ना कोई हमारे पास प्रॉपर तो नहीं है ना मौजूद इसका, लेकिन इसका मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना एक लिखवा दूंगा मैं निमोनिक, लेकिन अभी कोई प्रॉपर मेरे जेहन में नहीं आया, इसीलिए मैंने इसका कोई अभी आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका एक निमोनिक बना दूंगा, ठीक है। इसका वैसे याद आप ऐसे कर लें तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसे याद करना लाइक बच्चों की बात थोड़ी ना, मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, नहीं कह रहा आपको ऐसे याद करने को, दे दूंगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा, उसके बाद ना हम असल में बात कर रहे थे ना रिलेटिव एटॉमिक मास पे, तो यहाँ पर मैं ना कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ रिलेटिव, और साथ में उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी लिख देता हूँ। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को बच्चों आने चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल इधर मैं एलिमेंट लिखूंगा, एलिमेंट, और इधर मैं उसका लिखूंगा AMU में रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 15.99, अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिखते हैं 16, ठीक है। नियॉन का कितना, नियॉन का हम लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास 20.18 AMU, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन लिख लें, क्लोरीन क्या हमारे पास होता है 35.5, कितना 35.5, ये निकालते कैसे ये भी बताता हूँ। कॉपर, कॉपर का कितना होता है 63.5, कितना 63.5, और एक बच गया आपके पास यूरेनियम, यूरेनियम का कितना होता है 238, कितना यूरेनियम 238, वैसे इसका पॉइंट में आगे होती है फ्रैक्शन, लेकिन चले आप 238 याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा इसके साथ यूनिट कौन सा है, इसके साथ यूनिट है AMU बच्चों, क्या यूनिट है बच्चों, क्या यूनिट है इसके साथ, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा बच्चों अब वहां तक हमने देख लिया, तो यूरेनियम का मैंने आपको लिखवा दिया 238 होता है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का जो तरीका कार है ना, वो फॉर्मूला लिख लें। असल में हम ये एवरेज मास होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एवरेज मास होता है बच्चों, ठीक है। और जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं उसका तरीकाकार ये होता है बच्चों, यू कैन से एवरेज एटॉमिक मास, यूं लिखें इसको, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज अबंडेंस, प्लस दूसरे जो उसका आइसोटोप है, आइसोटॉप होता है ना असल में ये, सॉरी एटॉमिक मास लिखना है आपने, आइसोटॉपिक मास लिखना है, बल्कि आइसोटॉप का एटॉमिक मास लिखें, उसके बाद उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें किस पे, 100 पे, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल कैसे आप लेंगे, एग्जांपल आप लें क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर हमारे पास एक क्लोरीन होता है 35, क्लोरीन 35 कितने परसेंट होता है 75%, प्लस दूसरा क्लोरीन हमारे पास कितना होता है 37 वाला आइसोटॉप कितने परसेंट होता है हमारे पास अबंडेंस में 25%, और उसको अगर आप 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35.5, ठीक है। और यही आपका एक्चुअली उसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, पता है ना बच्चों, हम यही लिख रहे होते हैं ना 35.5। अच्छा, अब रिलेटिव अबंडेंस हमने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, क्या, रिलेटिव अबंडेंस। तो इस वर्ड का मतलब क्या है ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, सोचें हम अबंडेंस लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको यूं कहता हूं ये चांसेस हैं, किस चीज के चांसेस, किसी चीज के पाए जाने के चांसेस। मतलब कि एक चीज नेचर में कितनी एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं अबंडेंस। फॉर एग्जाम्पल अब हम पूछें आपसे कि पाकिस्तान में मुसलमानों की कितनी अबंडेंस है, आप बोलेंगे पाकिस्तान में तो है ही, अबंडेंट है ही मुसलमान है,
ठीक है, बेसिकली अक़लियतें हैं, लेकिन बेसिक क्या है, पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई और एग्जांपल दी जाए, तो जंगल में अगर आपसे किसी स्पेसिफिक ट्री की अबंडेंस पूछी जाए, आप बोलेंगे वैसे टोटल ट्रीज अगर इस जंगल में 25% है ना, तो उनमें से 1% जो है वो सूबर के हैं। ठीक है, ये एक तरीकाकार होता है, अबंडेंस, मौजूदगी ये बताती है। और रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव फिर वही रिलेट करके, किसके साथ रिलेट करना है, आपस में। आपस में मतलब अगर नेचर में क्लोरीन पाया जाता है, फॉर एग्जांपल 100% आपके पास क्लोरीन पाया जाता है, टोटल क्लोरीन की हम जो नेचर में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर 100% पाया जाता है तो उस 100% में से जो 25% है ना, वो आइसोटोप होते हैं क्लोरीन 35 के, 37 के, और जो 75% है ना, वो आइसोटॉप्स होते हैं बेसिकली क्लोरीन 35 के। यानी ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, क्लोरीन 35, और कम अबंडेंट कौन सा है, क्लोरीन 37। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, नियॉन की बात करते हैं। नियॉन का हम एटॉमिक मास कितना लिखते हैं, 20.18 AMU। ये निकालते कैसे हैं ये भी दिखाता हूं मैं आपको कैसे निकलेगा। पहले होता है नियॉन, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। तो बेसिकली नियॉन के आपके पास कितने हैं, वो आपके पास जो होते हैं क्या उसको कहते हैं हम, नियॉन के आइसोटॉप्स कितने हैं आपके पास, 3 हैं। अच्छा, अब जरा वही फॉर्मूला लगाएं, पहले इनकी अबंडेंस लिख लें। इसकी अबंडेंस होती है 90.92%। कितनी, सबसे ज्यादा अबंडेंट हुआ नियॉन 20, ठीक है। दूसरे की अबंडेंस कितनी होती है, 0.26%, ठीक है। और तीसरे की अबंडेंस कितनी होती है, 8.82%। समझ आ गई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है, 90.92 क्रॉस 20, ठीक है, प्लस 91 क्रॉस 0.26 प्लस 92 नहीं आएगा यहां पर, 91 नहीं आना बच्चों, यहां पर आना है 21, क्या आना है 21, और यहां पर भी 22 आना है। 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20.18 AMU। बिल्कुल हम ऐसे ही एटॉमिक मैसेज निकालते हैं असल में उनकी रिलेटिव अबंडेंस से। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं कार्बन का। मैंने आपको बताया था कार्बन का हम होल नंबर कंसीडर करते हैं, दैट इज 12। अब वो कैसे होता है, कार्बन के तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। 12 की अबंडेंस कितनी होती है, 98%, 98.89% आपके पास जो पाया जाता है ना, वो होता है 12। उसके बाद जो 13 है ना, उसकी अबंडेंस होती है 1.1%, कितना, 1.1%। और जो 14 है वो बहुत ही माइनर, 2 क्रॉस 10⁻⁻10%, इतनी कम परसेंटेज है। अब जरा वही फॉर्मूला अप्लाई करें, एवरेज एटॉमिक मास की, असल में एवरेज एटॉमिक मास ही लिखता होता हूं मैं, समझ आया करें। 98.89 क्रॉस 12 मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ, प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 2 क्रॉस 10⁻⁻10 क्रॉस 14 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आपका आएगा 12.001, ऑलमोस्ट इतना आता है। 12 के आगे बहुत आगे जाके फ्रैक्शन आती है, इसीलिए हम इसको कंसीडर कितना कर लेते हैं, 12 AMU, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास आता कहां से है, ये क्या चीज है, क्यों है, कैसे है। इन तमाम तर सवालात के जवाब मैंने देने की कोशिश की है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट दोबारा देखते हैं रिलेटिव मोलेक्यूलर मास, रिलेटिव मोलेक्यूलर मास। इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन लिखें सबसे पहले, द mass of a molecule as compared to the mass of an atom
एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बिल्कुल वही बात कि अगर हम एटॉम, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम मास कंपेयर कर रहे थे किसका, एटम का, किससे, कार्बन 12 से। तब क्या निकल रहा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम मास कंपेयर कर दें मॉलिक्यूल का, किससे, कार्बन 12 से, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चों, रिलेटिव मोलेक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल भी लिख लें, रिलेटिव मोलेक्यूलर मास जो है ना ऑफ किसका, आरएमएम ऑफ वाटर कितना होगा, सीधी सी बात है 18 AMU होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लें, आरएमएम ऑफ CO2 कितना होगा, 44 AMU होगा। अच्छा बच्चों, इस टर्म की भी हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं तो मैं बोलूँगा ये टर्म हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ना H2O वाटर होता है आपके पास। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास आता है तो आप तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे, आपने हाइड्रोजन की 1 पढ़ी है, 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ऑक्सीजन का मैंने आपको कितना लिखवाया, 16, 18 आ नहीं गया आंसर आपके पास, यही निकाला हमने। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें, इसका कितना है, 12 लिखा था हमने, इसका 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 12, 44 AMU। तो ये अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास आता है तो रिलेटिव मोलेक्युलर मास कैलकुलेट करना कोई औखी चीज़ नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास आपको पता है एक टर्म होती है मॉलिक्यूल और एक होती है फार्मूला यूनिट। ये दो अलग अलग चीज़ें होती है ना, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये याद रखिएगा कि दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मॉलिक्यूल हम मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूल नहीं, उनके लिए फार्मूला यूनिट यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। फिर वैसे ही आ जाएगा रिलेटिव फॉर्मूला मास। डेफिनेशन लिख लें सबसे पहले, द मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट। हमने ऊपर क्या लिखा, हमने ऊपर लिखा ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जगह अब क्या आ गया, फॉर्मूला यूनिट। उससे ऊपर हमने क्या लिखा था, ऑफ एन एटम एज कंपेयर्ड, क्या था, कंपेयर करना है किसके साथ, टू मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तीनों डेफिनेशन सेम है, याद करने में मुश्किल नहीं आएगी। एग्जांपल भी ले लें, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, फॉर्मूला यूनिट किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के लिए हम कौन सा लफ्ज यूज नहीं करते, आयनिक कंपाउंड के लिए हम कौन सा लफ्ज बच्चों यूज नहीं करते, मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज नहीं करते, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। एग्जांपल आर रिलेटिव फॉर्मूला मास RFM में वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने ऐसे नहीं लिखना। रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ NaCl देख लें, कितना निकलता है हमारे पास, 58.5 AMU। RFM ऑफ Na2SO4 देख लें, कितना निकलेगा, 142 AMU। अच्छा, इसमें भी सेम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास आता है तो ये आप कर सकते हैं। फिर से कैसे, सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको कितना लिखवाया, 35.5। सोडियम का मैंने आपको कितना लिखवाया, 23 होता है बच्चों, ठीक है। दोनों का सम ले लें, क्या बनेगा, 58.5 AMU। वही आंसर आ गया दोबारा से, ठीक है। सिमिलरली दूसरा Na2SO4 को कितना लिखवाया मैंने, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 46, ठीक है। दो है ना, ये देखें दो है, तो ये कितना होगा, 46। सल्फर का कितना होता है, 32, 16 ऑक्सीजन एक का, 16 4 जार 64। अब जरा इनको टोटल कर लें, 64 प्लस 46 प्लस 32 कितना हो गया, 12, ठीक है। 1 कैरी 10 14 142 AMU आ गया आंसर। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास याद है कंपाउंड्स के, तो आप चाहे रिलेटिव फार्मूला मास निकालना चाहें या रिलेटिव मोलेक्युलर मास निकालना चाहें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन वही बात, यहां पर जस्ट आपको डेफिनेशन याद करनी, बाकी चीजें आप रिलेटिव एटॉमिक मास से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ गई है बच्चों, आगे समझ, आगे चले हम आगे चलते हैं। चले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन फिजिक्स में ही नहीं करने, हम थोड़े बहुत इधर भी कर लेंगे, कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। कहता है इनके ना हमें मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताएं बच्चों। कंपाउंड कौन कौन से हैं, अल्फा भी हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा C6
H12O6, ठीक है। और तीसरा मीथेन CH4। कैलकुलेट करें फटाफट, आप लोग करें, देन मैं इधर आंसर लिखूंगा। जल्दी जल्दी कर लें, अभी वीडियो पॉज करें और इसको जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताएं। आंसर नीचे कमेंट डाउन करें, मैं रिस्पॉन्स दूंगा जो बच्चा कमेंट डाउन करेगा। हो गया? अच्छा आप देखें, हाइड्रोजन के कितने, 2, 2 हाइड्रोजन है ना, एक का 1 2, ठीक है। सल्फर का 32 64, कितना हो गया, 64 टू 66, 66 टू 68 एंड 30 98, 98 ये हमारा आंसर है, 98 AMU। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करें, 180 AMU। कार्बन 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 AMU। ये अब आप लोगों को चीज़ें याद हो जानी चाहिए, मैं बार बार इनको नहीं करवाऊंगा। अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा यहां पर ना एक छोटा सा टेबल बना लें, आपकी हेल्प करेगा। यहां पर ना आप लिख लें सब्सटेंस, सब्सटेंस, और यहां पर आप लिख लें टर्म यूज्ड फॉर मैथ्स, यानी मैथ्स के लिए इन सब्सटेंस के साथ कौन कौन सी टर्म को हम यूज कर सकते हैं। पहली अगर एलिमेंट की टर्म आपके पास आए, क्या एलिमेंट बच्चों, तो फिर हम कौन कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं, हम उसके साथ मैथ्स नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैथ्स नंबर यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम रिलेटिव एटॉमिक RAM यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर सकते हैं। हम उसके साथ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज जो हमने ऊपर कैलकुलेट करना सिखाया आपको, एवरेज एटॉमिक मास ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉरी। ये 3 टर्म्स हम एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आगे देखें, मोलेक्यूलर कंपाउंड, मोलेक्यूलर कंपाउंड, मोलेक्यूलर कंपाउंड के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, क्या मोलेक्यूलर मास। ये अब आपको मैं नहीं बताऊंगा कि मोलेक्यूलर मास क्या होता है, आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं अच्छे तरीके से। रिलेटिव, अगर मैं उस तरफ चले जाऊं फिर तो डिस्कशन बहुत लेंदी हो जाएगी। रिलेटिव मोलेक्यूलर मास, ये 2 टर्म हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट वन इज बच्चों आयोनिक कंपाउंड, कौन सा आयोनिक, इसका क्या फॉर्मूला मास, ये भी आप लोगों ने 9th 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए हम यूज कर लेते हैं रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मास, सॉरी रिलेटिव फॉर्मूला मास, ठीक है। अभी देखें यहां पर सिर्फ मॉलिक्यूल और फॉर्मूला का फर्क आता है, क्यों, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है और एक क्या है, एक कोवलेंट या मोलेक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं। अच्छा अब हम ना आप फॉर्मूलाज को कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मोल की तरफ चलते हैं। तो 2 तरह के फॉर्मूला होते हैं आपके पास, एक होता है मोलेक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। empirical and molecular formulas, ये होते क्या हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद फिर हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो वो यही है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, या इसको हम कहते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख रहा हूं, लेंथी करके, सॉरी। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव, जो कि देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atom of various element present in compound।
तो कहता है ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ये सबसे सिंपलेस्ट, क्या है सिंपलेस्ट उसको कहते हैं जिसमें यानी जो कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसमें चीज़ें ज़्यादा ना हो, जिसमें चीज़ें कम लिखी हो। तो कहता है कि ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है विच गिव, जो कि देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है बिटवीन ऑफ वेरियस एलिमेंट, जो एलिमेंट मौजूद है उनके दरमियान में जो होल नंबर रेशियो है ना उसको सिंपलेस्ट कर देता है, बिल्कुल सिंपल कर देता है। वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें CHO CH2O, ये क्या है, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। देखें जरा, आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि वो तो होता है C6H12O6। मैं बोलूंगा देखें ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो ये देखें सिंपलेस्ट नहीं हो गया, नंबर कम नहीं हो गए, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बात करते हैं, फिर दोनों को थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ ताकि आप लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए क्योंकि ये 9th-10th की चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ साथ साथ, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजबूरी है, करवानी पड़ रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या कहता है, इट इज़ द एक्चुअल, पहले हमने क्या लिखा, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, अब हम लिख रहे हैं इट इज़ एक्चुअल फार्मूला, यानी जो उसका असल में फार्मूला बनता है, सिंपलेस्ट नहीं, अब जो एक्चुअल बनता है असल वाला फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का, ऑफ कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल, नॉट सिंपलेस्ट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम of various element present in a molecule of a compound। तो ये कहता है कि ये सिंपलेस्ट नहीं है, हमने ऊपर क्या लिखा है, सिंपलेस्ट। कहते हैं असल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना, एटम और एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी असली एक्चुअल अमाउंट दे देता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आपके पास वही आ जाएगी। अगर हम लिखें C6H12O6, तो ये हमें एक्चुअल अमाउंट बता रहा है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर हम लिखें CH2O, तो ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आगे मैं एक छोटा सा आपको टेबल बनवा देता हूं, ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद 2-3 रिलेशन लिखेंगे और डिफरेंसेस लिखेंगे, और फिर हम कंबशन एनालिसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पहले आपको मोल का कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम कंबशन एनालिसिस की तरफ चलेंगे। लेकिन कंबशन एनालिसिस याद से हमने करना ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है, वो आ गया था। अच्छा, यहाँ लिखें सब्सटेंस, यहाँ लिखें एम्पिरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पर लिखें मोलेक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप लिख लें H2O, यानी ये क्या है, वाटर। यहाँ पे बल्कि नाम ही लिखें वाटर। वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, यही तो सिंपलेस्ट है। और मॉलिक्यूलर क्या है, वो भी H2O। तो यानी कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिंपलेस्ट है। फिर लिखें मीथेन। मीथेन का क्या होता है, CH4। इधर क्या आएगा, इधर भी CH4, क्योंकि सिंपलेस्ट भी वही है, एक्चुअल भी वही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ग्लूकोज, जिसकी एग्जांपल मैं आपको बार बार दे चुका हूँ, CH2O, ये सिंपलेस्ट है, लेकिन एक्चुअल क्या है, C6H12O6। ठीक है। बेंजीन, क्या, बेंजीन, यहां पर क्या आएगा, CH, जस्ट CH। क्यों, क्योंकि सिंपलेस्ट है। कैसे, C6H6, 6 से कैंसिल हो सकता है 1 1 से। ठीक है। उसके बाद आगे लिखे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एम्पिरिकल फॉर्मूला MgO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgO होगा बच्चों, सोच के बताएं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। नो बच्चों, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसका क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट होगा। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है।
आगे आप लिखें सोडियम क्लोराइड, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्या वो भी NaCl होगा, है बच्चों? बिल्कुल, वो भी क्या होगा, NaCl। NaCl होगा। आप लोगों को कंफ्यूज ही कर रहा था बच्चों, नहीं होगा NaCl, नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसका क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट होगा। ठीक है, आगे ही समझ। अब हम एक छोटा सा रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलेक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल एंड मोलेक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये रिलेशनशिप लिख रहा हूं, याद कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन वाले चैप्टर में हमने इसको एक दफ़ा वहां भी अप्लाई किया था, अगर याद हो तो। n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इधर n क्या है बच्चों, बताता हूं, सब्र करें, सब्र रखें, सब्र। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वेयर n इज एन इंटीजर लिखें, n इज एन इंटीगर रेंजिंग फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड, कितना भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। क्या इसका अगर हमने n की वैल्यू निकालनी तो वो कैसे हो जाएगी, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, अच्छा ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, हाँ अब नहीं, और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। याद है जब हमने बेंजीन का मास कैलकुलेट किया था तो असल में हमने यहीं से तो किया था उसका, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अब कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें, ये हमारे पास, हमें ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का नहीं पता। क्या नहीं पता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन हमें नहीं पता। हमने क्या करना है, वो ढूंढना है। हमने कंबस्शन एनालिसिस से क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कंबस्शन एनालिसिस से हासिल कर सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस से हमें बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला था, CH मिला। अच्छा, अब हमें बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नहीं पता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का हमें पता चल गया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का अगर आप वो मैथ्स कैलकुलेट करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स कैलकुलेट करें, कितना निकल रहा है, 12 + 1 13। n की वैल्यू निकालनी है हमने। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, मॉलिक्यूलर मैथ्स ओवर फॉर्मूला मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स, नीचे आएगा 13। अच्छा, एक प्रोसेस होता है वेपर डेंसिटी मेथड, ये जैकब बर्जीलियस ने यूज करके तो बेंजीन का मैस निकाला, मॉलिक्यूलर मैस। वो कितना था, 78 को जब 13 पे डिवाइड किया कितना आया, 6 आंसर आया। कितना, 6। इधर 6 पुट करें, इधर CH पुट करें, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आंसर निकला, C6H6। इस तरीके से हम किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या इस रिलेशन को हम यूज करते हुए कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। अच्छा, वो मैंने दरमियान में वेपर डेंसिटी मेथड का नाम लिया था, ये आप लोग लिख लें कि जैकब बर्जीलियस ने कौन सा मेथड यूज करके निकाला था, वो था वेपर डेंसिटी मेथड। लेकिन इसको इसके क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कोर्स की चीज नहीं है। अच्छा, अब हम ना एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर मज़े का होगा आप लोगों के लिए। बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं मुझे, जो नज़र आ रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इस साइड पे आप लिखेंगे मोलेक्यूलर फॉर्मूला, मोलेक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हम ऊपर लिख चुके हैं, वो लिखना चाहें वो भी यहाँ लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला। क्या, एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम परसेंटेज। ये जो साइन है ये परसेंटेज का है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन से निकलता है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल एनालिसिस।
केमिकल एनालिसिस, ये चैप्टर नंबर 2 में इसका जिक्र है। वो हमारे चूंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये कैसे फाइंड होता है? ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, ये मैंने आपको अभी निकाल के भी दिखाया, मल्टीप्लाइंग n विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर निकाला है C6H6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़े का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों की मिसिंग थी, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ हो सकता है? फॉर बोथ, मॉलिक्यूल के लिए भी और आयोनिक कंपाउंड के लिए भी, एंड आयोनिक कंपाउंड, यानी कि जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वो दोनों का होता है, चाहे मॉलिक्यूलर हो चाहे आयोनिक कंपाउंड हो। लेकिन ये किसका होता है? सिर्फ मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का होता है, आयोनिक कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल और हम इधर क्या डिस्कस करेंगे? एग्जांपल्स आपको पता है, इस तरफ आप सोडियम क्लोराइड लिख लें, CH2O लिख लें, ये दो लिख लेना, एक मॉलिक्यूलर भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। एग्जांपल लिख लें CH2O NaCl, और क्या लिखेंगे आप इधर? CH लिख लें एसिटाइलिन, इधर आप लिख लें C6H12O6, ठीक है। NaCl तो इधर आने से रहा, C2H2 एसिटाइलिन लिख लें, ठीक है बच्चों, समझ आ गई? मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन हम आगे चलते हैं। आज हमने मिनिमम भी चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कवर करना है, ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कंबशन एनालिसिस, या पहले मोल का कॉन्सेप्ट। पहले हम कंबशन एनालिसिस ही को करते हैं। कंबशन एनालिसिस वो हो जाएगा ताकि एक आपका पोर्शन वाइंड अप हो जाए, फिर हम मोल की तरफ जाते हैं। कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस होता है एक स्पेसिफिक, क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस। कंबशन एनालिसिस का क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस। तो हम उस सीक्वेंस को यहां पर ड्रॉ ही कर लेते हैं। वैसे तो मुझे चाहिए कि मैं यहां पर एक डायग्राम ही इंसर्ट कर दूं, बल्कि वेट में डायग्राम इंसर्ट करता हूं। अच्छा, तो बच्चों देखें, आपके लिए पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। हम इधर ही देखते हैं कि कंबशन एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है। ये आपके पास है एक हाइड्रोकार्बन या कोई भी एक कंपाउंड है, क्या है, जिसको आपने फाइंड करना है ना, जिसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। वैसे ही इससे क्या फाइंड होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। ये वो कंपाउंड है, ठीक है, ये वो कंपाउंड पड़ा हुआ है, इससे हमने फाइंड क्या करना है? सॉरी, एम्पिरिकल फार्मूला। और ये क्या पड़ा हुआ है बच्चों? ये एक कंपाउंड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, यहां से ना हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और ये इस चैम्बर का नाम क्या? फर्नेस। इसे फर्नेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्नेस, भट्टी। भट्टी भी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये उर्दू का वर्ड है, ठीक है। और फर्नेस, हम इसमें फर्नेस में इसको जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं। और ये सैंपल क्या है? किसका है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका हमने क्या फाइंड करना है? वो फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखें, आगे क्या होता है? यहां पर एक वाटर एब्जॉर्बर, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली एक चीज है, ठीक है, यहां पर। और यहां पर है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहां पर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहां पर जो सब्सटेंस नहीं एब्जॉर्ब हुआ होता है वो बच जाता है। तो बेसिकली हम वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कितना था बेसिकली, ठीक है। अब वाटर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब होता है ये देखना है अभी हमने, ठीक है, कि वाटर एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है। तो यहां पर एक कंपाउंड हम यूज करते हैं, इस चैम्बर में ना हम एक कंपाउंड यूज करते हैं, और उस कंपाउंड का नाम होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, Mg। आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ClO4 2, और इसको ऐसे ही याद कर लें, MgClO4 2, MgClO4 2 रट्टा होना चाहिए आपको। ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाले चैम्बर में क्या आप यूज करते हैं? यहां पर आप यूज करते हैं 50% KOH, 50%
KOH। असल में हम 50% ही KOH क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इधर 100% KOH क्यों इस्तेमाल नहीं कर देते? तो हमें यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है। अगर यहाँ 100% KOH हो जाता तो वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअल अमाउंट का पता ही ना चलता। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके, वैसे ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 50% भी थोड़ा सा डाइल्यूट कह सकते हैं आप इसे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके अलावा यहां पर क्या, यहां से हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या जो भी कंपाउंड बचता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम वर्किंग इसकी काफी हद तक थोड़ी बहुत समझ आई, लेकिन हमें अभी भी कोई पता नहीं चला कि इससे करते क्या है। अब वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ा दिया है, लेकिन अभी हम ना, अब मैं जब डिस्कस करूंगा आपने जरा उस सीक्वेंस को दोबारा ज़हन में लाना है और हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, मैंने सीक्वेंस इसीलिए आपके सामने सबसे पहले लिख दिया। तो इसकी सबसे पहले लिखें डेफिनेशन। क्या लिखनी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है द एनालिसिस। एनालिसिस किसे कहते हैं? मैं एनालिसिस को याद रखने के लिए ना बचपन में लफ्ज़ यूज करता था हिसाब किताब, कि ये हमारी हिसाब किताब की कॉपी है जिसपे हमने हिसाब लगाना है कि ये क्या हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा है या फायदे में। ठीक है, द एनालिसिस विच इज मेड टू डिटरमिन, वो एनालिसिस जो कि बनाया जाता है या जो किया जाता है किस काम के लिए, टू डिटरमिन, कैलकुलेट करने के लिए, द अमाउंट ऑफ, मिकदार को, किस चीज की मिकदार को, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ इकसाम के जो हमारे पास एलिमेंट यूज हो रहे हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी मिकदार को डिटरमिन करने के लिए जो एक एनालिसिस, जो एक तरीका, जो एक तज्जिया इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? कंबशन एनालिसिस। ठीक है, एलिमेंट पूरी कर लें, बल्कि डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, लिखें प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड by burning in free access of air is known as combustion। देखिए ये बात आपको नाम ही बता रहा है, कॉम्बस्शन, जलाना, उसको जला के एनालाइज करना। एनालाइज करना यानी आपको मैंने बताया क्या होता है। नेक्स्ट थिंग, तो बात यह है कि कंबशन एनालिसिस में होता क्या है असल में। ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस, तो जब आप कंबशन करते हैं ना, मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। आपके पास है CH4। ठीक है, आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया बर्न। क्या बना आपके पास? आपके पास बनेंगे 2 वाटर और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? 2 वाटर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लें इक्वेशन को, ये 1 ठीक है, 4 हाइड्रोजन ओके, ये ओके है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं। आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये किसकी है? कंबस्शन। कंबस्शन की मैंने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, ये हमने कहां पढ़ी हुई? चैप्टर 7 में पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा हमने कहां पढ़ी है? हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। हमने 2 जगह ये पढ़ी है, मैंने आपके सामने लिख दी। अब हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन था ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो कार्बन था ये कंबस्शन में किस में चला जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। ये 2 चीजें आपने याद रख लेनी है कि जब भी कंबस्शन होती है तो हाइड्रोजन किस में चला जाता है? हाइड्रोजन किस में चला जाता है बच्चों? हाइड्रोजन goes to water and carbon dioxide carbon goes to CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या करते हैं, इस वाटर को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं चैम्बर नंबर 1 में, या उसको कह लें चैम्बर नंबर 2। फर्नेस के बाद वही आता है ना, फर्नेस के बाद ये चैम्बर है। चैम्बर 2 में हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम परक्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मैग्नीशियम परक्लोरेट का। और किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? वाटर को। तो वाटर का एब्जॉर्बर कौन हुआ? ये क्वेश्चन बहुत आता है। वाटर एब्जॉर्बर इन कंबशन एनालिसिस इज मैग्नीशियम परक्लोरेट, यहां MgClO4 ये याद रखिएगा, होल ट्वाइस भी इसको पढ़ लेते हैं, MgClO4 होल ट्वाइस। ठीक है, आगे आता है चैम्बर नंबर 3 बच्चों। क्या? चैम्बर नंबर 3। चैम्बर नंबर 3 में क्या होता है? वहां पर हमारे पास है 50% KOH। मैंने 50% रखने की वजह आपको बता दी। ये क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। कंबशन एनालिसिस वाले टॉपिक में अगर आपसे वो पूछ ले कि वाटर एब्जॉर्बर कौन है, आपने कहना मैग्नीशियम परक्लोरेट या MgClO4 या MgClO4 होल ट्वाइस।
और अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो आपने कहना 50% KOH इज द एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द थर्ड चैम्बर ऑफ कंबशन एनालिसिस। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? समझ आ गई है बच्चों? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इधर लिख लें कैलकुलेशन। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितने परसेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो फॉर्मूला लिख लें, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया उसका मास तो आपको पता है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिखें। सबसे पहले लिखें कार्बन डाइऑक्साइड का मास, फिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप पूछेंगे कहां से पता चलेगा? पुत्र ऊपर 50% KOH में जो एब्जॉर्ब हुई है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास एब्जॉर्ब हो रहा है ये पूछ रहा है वो। 50% KOH में पता चल जाएगा कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि आप ये काम एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा। तरीके होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में लिखे हुए हैं, क्रोमेटोग्राफी, उसके अलावा कई मेथड्स होते हैं। इधर तो क्रोमेटोग्राफी नहीं यूज होगी, लेकिन मेथड्स के नाम होते हैं काफी सारे, वो हमारा डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यहां हमने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करने का। सेकंड फॉर्मूला आप लिखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का। तो यहां पर आप लिखेंगे मास ऑफ पानी, यानी मास ऑफ वाटर। ये कहां से निकलेगा? मैग्नीशियम परक्लोरेट से। नीचे लिखेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2/18 अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 100 जरूर याद रखिएगा। परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 जरूर डालते होते हैं, आपको पता है इस चीज का। उसके बाद हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड एज, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू 100, यानी 100% है ना टोटल। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि देखिए मेरी बात सुने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितनी चीजें होंगी? C कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा। आपने कार्बन की कैलकुलेट कर ली, हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर ली, ऑक्सीजन की रहेगी। टोटल इसकी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 100% है, 100 में से अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे क्या बचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। तो ये तीन तरीके अलग अलग हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों? उसके बाद हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाता है। अच्छा, यहां पर ना बच्चों को कंफ्यूजन बहुत आती है और ये क्वेश्चन 12 आ चुका है, तो यहां मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एग्जांपल जरूर कर लें। तो यहां पर एक एग्जांपल की हेडिंग दें, हम साफ साफ करके लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखें अ सैंपल ऑफ लिक्विड consisting of carbon, hydrogen and oxygen, CHO लिख दिया मैंने, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, was subjected, यानी कि उसको क्या किया गया है? उसकी कंबशन की गई है। was subjected to, subjected के साथ preposition कौन सी आती है बच्चों? to, याद रखिएगा। subjected to combustion analysis। ठीक है, आगे 0.543 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव, कहता है टोटल कंपाउंड की वो अमाउंट वो है, उसने दिया क्या आपको? गेव 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है इतनी उसने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी है। 0.6369 ग्राम ऑफ पानी यानी H2O। डिटर्मिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसने हमें दो बता दिया और कह रहा है आगे डिटर्मिन करो किसको? एम्पिरिकल फॉर्मूला को। आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। कैलकुलेशन लिखना शुरू करें मेरे साथ। पहले तो सबसे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने?
फॉर्मूला लिखवाया मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो हमारे पास 1.039 ग्राम ओवर टोटल मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 सॉरी, ठीक है, लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आया 52.108। अच्छा यहाँ पे इतना परेशान नहीं होना कि इतने लंबे पॉइंट्स में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने अप्रॉक्सीमेशन लगा के चलना है, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन लगा के चलेंगे आपका आंसर ठीक आएगा, कोई मसला नहीं है। आपने इसकी निकाल ली, ठीक है। अब आप निकालें हाइड्रोजन की परसेंटेज, वो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैस ऑफ वाटर वो कितना है 0.6369 ओवर 0.5439 क्रॉस 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूला लग गया। इसको सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा 13.115। दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमने ऑक्सीजन को निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज लफज जो है ना यही शो करता है परसेंट, सेंट लफज हम इस्तेमाल करते हैं 100 के लिए, तो एक 100 में तो परसेंटेज तो हमेशा 100 में से होगी ना, 100 माइनस सॉरी 52.108 प्लस 13.115 इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा 34.77। आपने तीनों की परसेंटेजेस निकाल ली। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का फॉर्मूला पता है क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये क्यों निकालने हैं, क्योंकि इतने मोल होते हैं। अब वो क्या कैसे होते हैं, वो मोल के कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, वेट करें। वो कैसे निकलेंगे, यहां पर आएगा, ऊपर आती है जितनी परसेंटेज है वो, और नीचे 12, यानी जो भी एलिमेंट है वो नीचे आएगा, ठीक है, 12 आएगा। कितना आंसर आया 4.34। पहले का कार्बन का कितना निकला, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन निकाले थे हमने, फिर देखा हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना निकलेगा आपके पास 13.115 डिवाइडेड बाय 1.008, तो ये तकरीबन 13.115 ही लगा लें आप, 13 ही लिख लें आप इसको जस्ट ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब तीसरा निकालेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो कितना हमारे पास है 34.77 डिवाइडेड बाय कितने से 16, आंसर कितना आ गया 2.17। अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। ग्राम एटम्स कितने आए आपके पास, पहला ग्राम एटम आया आपके पास कार्बन के लिए 4.34। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, हमेशा इतना ही करना पड़ेगा आपको, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता होता हूं अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आता है, ठीक है, ये मैं आपको पास पेपर का ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आ जाए तो आपने फिर पता है क्या करना है, इसको लास्ट पे करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। अगर आप इस तरह करने बैठेंगे आपने परेशान रहना है, यार मैं इस पर इतना टाइम दे रहा हूँ, आंसर बाद में पता नहीं सही निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो आपने सारा पेपर करना है। सारा पेपर आप लोगों को मैंने सिखा देना है कि आपने 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है सारा। आखिरी घंटा आपने जस्ट अपने पेपर को रिव्यू करना है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस छोड़े हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। 2.17 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि तीनों में से कोई एक वैल्यू उठा लें, कोई एक वैल्यू, सबसे छोटी उठाई जाती है ज्यादातर, सबसे छोटी कौन सी है, ये, सबको इससे डिवाइड कर दें ताकि होल नंबर में आ जाए। ये मैथ का एक तरीका होता है कि जब आपके पास वैल्यूज होल नंबर में ना हो, उसको निकालने के लिए आप सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये वैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये तरीका आपने सॉल्व किया, एफएससी में एमसीक्यू है इसके। 2 आएगा इधर से, 13.01 पुट करेंगे तो 2.7 से डिवाइड करें कितना आएगा 6, और यहां पर अगर 2.17 करेंगे तो उसको 2.17 से डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आएगा, C2H6O1। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आया बच्चों, निकल आया, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढ लिया है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला से आपको आता है मैथ्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैथ्स, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी मेथड से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कैलकुलेट करें, उनको डिवाइड करके एन की वैल्यू निकाल के एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढ लें कौन सा, समझ आ गई। अच्छा अब हम ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं मोल की तरफ, ठीक है। बस 5-6 मिनट का लेक्चर और है, मोल पे हमने ज़्यादा डिस्कशन आज नहीं करनी, मोल का बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। इसकी ना डेफिनेशन है, जी लिखें,
ये थोड़ी सी न्यू डेफिनेशन है, इसको मैं समझा देता हूँ। अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, मोल क्या कहता है, वो क्या है, कलेक्शन या है, कलेक्शन है यानी गट्ठा है, किस चीज का, ऑफ एटम्स। कहता है या तो वो एटम का गट्ठा है या मॉलिक्यूल का है, और आना चाहिए इधर, मॉलिक्यूल और आयन, तीनों में से किसी एक चीज का गुच्छा है। काफी सारे हैं आपके साथ, ठीक है, पास है। हुज टोटल मैस, कहता है उनका टोटल मैस कितना होना चाहिए इन ग्राम। टोटल मैस किस होना कितना चाहिए वो भी बताता हूं, और किस यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना लाजिम है, शर्त है ग्राम में होगा। ग्राम, हुज टोटल मैस इन ग्राम, ग्राम्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट और molecular mass of compound और formula mass of ionic species। ये तो अब आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो असल में क्या है कि मोल एक गुच्छा है, गट्ठा है, कलेक्शन है, किस चीज का, या तो एटम का है या आयन का है या किसका है, मॉलिक्यूल का। अच्छा, उसमें खसूसियत क्या है उसकी, उसकी खसूसियत यह है कि उसका जो टोटल मैस है ना वो होगा ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में नहीं, होगा ग्राम में, लेकिन वो कितना होगा जितना उसका एटॉमिक मैस है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें, फॉर एग्जांपल H2O है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है बच्चों, 18 AMU। अगर हम इसको लिख दें 18 ग्राम, तो ये उसका बन गया क्या, 18 ग्राम कितने मोल ऑफ वाटर है। आपसे कोई पूछे आप बोलोगे 1 मोल ऑफ वाटर, तो असल में 1 मोल कितने के इक्वल है, उसी के एटॉमिक मैस को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 मोल। ये 1 मोल की वैल्यू है, 1 मोल 18 AMU, 18 AMU के बराबर नहीं है, ठीक है, ये ग्राम, ये AMU है, ये ग्राम है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 1 मोल में कितने, अच्छा यहां तक तो आपको ये बात समझ आ गई। एक और बात याद रखिए कि 1 मोल में हमेशा पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल्स से मुराद आपको पता है एटम, आयन और मॉलिक्यूल तीनों के लिए यूज कर रहा हूं, तो 6.022 क्रॉस 10⁻23 होंगे, हमेशा इतने पार्टिकल्स होंगे, कितने, 1 मोल में हमेशा 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सैंपल जो यूज किया जाता है ना, यानी हम जब यूनिट लिखते हैं तो इसको MOL ही नहीं लिखते बल्कि मोल लिखते हैं, इतना लिखते हैं, ये वर्ड है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक ना चीज लिख लें और उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं, देन आपको छुट्टी देता हूं। अ मोल ऑफ सब्सटेंस, एक जो मोल है ना वो सब्सटेंस का क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, देखें जरा। अगर तो एक मोल है ना सब्सटेंस का, तो याद रखें कि ये कितने पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, कितने, 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स बच्चों। अगर एक मोल है इसका मतलब है कितना, उसका प्रेशर कितना है, 22 वॉल्यूम कितना है, 22.414 dm³ एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये शर्त जरूर याद रखनी है, ठीक है। अगर एक मोल है तो उसके अंदर हमारे पास एटम कितने होंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर तो एलिमेंट है, ठीक है। और अगर एक सब्सटेंस है तो फिर होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्या, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और सिमिलरली अगर आयन है तो 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। अगर आपको ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला की टर्म्स नहीं आती तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज क्योंकि बहुत ही लेक्चर लेंथी होता चला जाएगा और हमारा लेक्चर टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए आप 9th की बुक खोलें सब बच्चे, 9th की बुक का पहला चैप्टर है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वहां से पढ़ लें। मोल को MOL लिखते हैं या हम इसको N से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। N के लिए N का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है मैस ओवर मोलर मैस, यानी मैस ऑफ सब्सटेंस
यानी अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये कैसे निकला ये भी बताता हूं, वेट करें। ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस है, अगर वो एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस है ना आपके पास कोई भी, उसको 22.414 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ये 3 फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ ऊपर वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वाला, ये हमें कैसे निकलता है। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला भी लिख लें फिर आप। नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो ये इधर आ जाता होता है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा और कुछ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में एक छोटा सा ना यहाँ पर एक ग्राफ बना लें, आपके काम आएगा। यहाँ पर लिखें, ये लास्ट है आज का टॉपिक, यहाँ पर लिखें मोल। ठीक है। मोल रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। यहाँ पर आगे लिखें वॉल्यूम। ठीक है। क्या लिखना है? वॉल्यूम। यहाँ पर लिखें आप मैस। क्या लिखना है? मैस। यहाँ पर लिखना है मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए ना उन्हीं की एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर लिखें पार्टिकल। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर लिखें वॉल्यूम, यहाँ पर लिखें मैस, यहाँ पर लिखें पार्टिकल। ठीक है। और इसको एरोज का बस ध्यान रखिएगा, एरो का उस तरफ मैंने मुंह उस तरफ बनाया हुआ और इधर यूं है। ठीक है। हो गया। अब आप देखें, अगर तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं वॉल्यूम से, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर एट एसटीपी ओवर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 22.414 DM³ ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है। सिमिलरली दूसरा मैस के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो वो भी मैं बता चुका हूँ, एन ओवर एन ए। ये क्या है? एन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और एन ए एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करना है वो कैसे होगा? एन मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अगर आपने मैस कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। और अगर आपने पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं तो वो मैं बता चुका हूँ कि एन कैपिटल एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इसमें और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक दफ़ा हम दोबारा से मोल को थोड़ा सा हाथ लगाएंगे। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन दोबारा करूँगा, लेकिन आज इतना बहुत है और इट्स मोर देन इनफ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ताला आपका आमी नासिर हों और आपको इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता करें। ठीक है। इन्हीं दुआओं के साथ मैं चलता हूँ। ठीक है। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, खुश रखें, शाद रखें, अब शाद रहें, आबाद रहें। और अगर किसी भी नए स्टूडेंट को ज्वाइन होना है तो ये मेरा नंबर है, वो मुझे इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है। एडमिन का नंबर है बेसिकली ये। और बाकी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।